डॉक्टर दिनेश सिंह सर आए हुए हैं और हमारे भी गुरु हैं, ये आपके भी गुरु हैं और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के विषय के विशेषज्ञ के रूप में, विषय के गार्जियन के रूप में, एक चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में नालंदा खुला विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए हैं। और वैसे नालंदा खुला विश्वविद्यालय में जब से पढ़ाई लिखाई शुरू हुई लाइब्रेरी साइंस के उस वक्त से हैं। तो अब आपके साथ 2-3 मिनट रहेंगे, इसलिए 2-3 मिनट ताकि आपको कुछ आशीर्वाद वाला वचन दे दे। जनरल बात बोला। हेलो, आवाज जा रही है? आवाज ऑफ है क्या? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। पता नहीं आपसे बातचीत किए हैं कि नहीं किए हैं। और नो सर, पहली बार हो रही है। पहली बार हो रही है ना? तो यस सर। आपको सबसे पहले आपको शुभकामना है इसमें नामांकन के लिए। दूसरी बात जो मैं बहुत मिनट में आपका समय बर्बाद करूंगा, ये कहने के लिए कि बराबर हम हर साल कहते हैं आंसर आप लोग जो लिखते हैं, हेलो म्यूट हो जाइए, आंसर आप लिखते हैं वो ये सर सुन रहे हैं सर। आंसर का नंबर रिंकी कुमारी म्यूट हो जाओ। हम कह रहे हैं कि आंसर का नंबर आप गलत लिखते हैं। जैसे 8वां क्वेश्चन से शुरू किए तो वहां 8वां लिखना चाहिए, क्वेश्चन नंबर में लिख देते हैं 1। फिर 9वां क्वेश्चन का आंसर करते हैं 2। ऐसा मत कीजिए, इससे आपको बहुत क्षति होती है और देखने वाले को भी परेशानी होती है। दूसरी बात जो मैं देखता हूं कॉपी लिखने में कि एक पेज में लास्ट में आपका आंसर खत्म हुआ तो उसमें 2 रेखा खींच करके वहां छोड़ दीजिए, दूसरे पे आंसर शुरू कीजिए। तो बहुत से लोग उसी में शुरू कर देते हैं, तो देखने वाले को ध्यान नहीं करता है तो कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तो ये सब आपको क्या जाता है, 2-3 लाइन छोड़ करके दूसरे पेज से लिखिए। तो ये सब आपको जानकारी रहनी चाहिए। सब लोग ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं जिनको वो भी परेशान होते हैं, दूसरे को भी परेशानी होती है। तीसरी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ कि आपका जो बुक है उसी से क्वेश्चन आएगा। पिछला साल का देख लीजिए क्वेश्चन और आप स्वयं अपना यूनिट चुन करके तैयार कर लीजिए। देखिए कि 5 क्वेश्चन आपको आ जाएगा, लिख दीजिएगा। तैयारी अभी से शुरू कीजिए, मेरी शुभकामना है। और मैं आफ्ताब सर को निवेदन करता हूँ कि वो थैंक यू सर। एग्जाम कब होगा? हो गया। अब आप सर आ रहे हैं। सर एग्जाम कब होगा? ये सर सवाल इससे मत पूछो, कुछ भी पूछने लगते हैं। हाँ, ये बताने के लिए बता कर चले गए। जो 20 तारीख को प्रैक्टिकल होगा, क्या बताए थे सर? तो ये फर्स्ट रोज भी आए थे ये। ध्यान दीजिए वाली बात है, 24 तक चलेगा। जो बताए ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या बोले थे सर? जब क्वेश्चन लिखना है नंबर क्या बोले थे? अरे बीच में तब बता दीजिए। 20 से स्टार्ट होगा था, कब तक चलेगा? 24 तक या 23 तक? 24 तक चलेगा। 24 तक चलेगा। लास्ट में पूछ लीजिएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। लास्ट में पूछ लीजिएगा जिनको पूछना है। सब लोग तो हट जाते हैं, चले जाते हैं ना। हम कह रहे हैं जिनका सभी लोग हट जाते हैं लाइव। वही तो उन्हीं का नुकसान है जो चल जाते हैं, जिनको हड़बड़ी रहता है का नुकसान है। और क्या सर बैठे हैं?
ठीक है, अब 20 तारीख को सब मिलेंगे। ठीक है। हाँ बाबू चलो, अब हो गया, सर से बात हो गई, कुछ इम्पोर्टेंट बात भी था। चलो माइक को बंद करो। अब हम लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। इंफॉर्मेशन के बारे में हम बता रहे थे कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, यानी डेटा का जो प्रक्रियाबद्ध रूप है वो इंफॉर्मेशन है। इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। ये सर किस बुक से बता रहे हैं? छठा पेपर आपका है और मैं अपने से बता रहा हूँ, कोई बुक में नहीं है। जी जी सर। हाँ, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ ये सब चीज, और इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है जितना अच्छे से आपके माथा में हम घुसा देंगे। खाली आप चुपचाप से सुन लीजिए। फिर से रिपीट कर लेकिन दीजिएगा आपके सर। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन सिर्फ दिया हुआ है कि इंफॉर्मेशन क्या है, उसके नीड क्या है, यानी सूचना को परिभाषित करें और उसकी उपादेयता की चर्चा करें। फिर हम सारे क्वेश्चन को सामने रख करके उसको डील कर रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन के बारे में फिर से बता देने के लिए तो बताएं कि प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा का जो प्रक्रियाबद्ध रूप है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। विषय से संबंधित जो तथ्य है, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड फैक्ट इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन। या मानवीय बुद्धि में जो उत्पाद है, यानी इंसान का जो दिमाग है उसमें तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं और उन विचारों को जो हम विश्लेषित करते हैं उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। आम दिनों में, प्रतिदिन आम दिनों में हम लोग देखते हैं जो घटनाएं घटित होती हैं, और वो भी घटना हमें नई सूचना लेकर के आता है, नया सूचना आता है। ये भी इंफॉर्मेशन ही है। जो आप देखते हैं, पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो, आप टेलीविजन देखते हो, आपको पता चलता है। जैसे कि आप परसों का न्यूज़ आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि माइक बंद करो नहीं यार, माइक बंद करो पिंकू। तो कह रहे हैं कि परसों का न्यूज़ पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखा होगा कि पता चला कि बिहार के गवर्नर साहब का ट्रांसफर हो गया और मेघालय ले गए और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर साहब बिहार आ गए। तो ये भी तो एक इंफॉर्मेशन ही है। तो कहा कि जो रोज नई घटनाएं घट रही हैं, जो नया नया कुछ हो रहा है, नया विकास हो रहा है, नया शोध हो रहा है, नया डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन इंफॉर्मेशन के बारे में बेकर ने कहा है, जे बेकर का कहना है कि विषय से संबंधित जो तथ्य है उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ये जे बेकर ने कहा था कि विषय से संबंधित तथ्य, सब्जेक्ट रिलेटेड फैक्ट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है? तो डेटा मतलब रॉ मटेरियल, और प्रोसेस फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जैसे छोटा एग्जांपल ले लो, आप छोटा सा एग्जांपल ले लो। अभी जनगणना चल रहा है, जातीय जनगणना, और घर घर में नॉक किया जा रहा है। अब बताइए तो आप टोटल आदमी कितने हैं, कौन कास्ट के हैं, आप सारा डेटा लिया जा से, हमारे घर से, सबके घर से। तो जो घर से डेटा का कलेक्शन हो रहा है, अगर डेटा को वैसा ही रख दिया जाए, अनसिस्टेमेटिक रख दिया जाए, तो ये रॉ मटेरियल, इसमें सूचना निहित है लेकिन हमारे और आपके कोई काम का नहीं है। लेकिन जब इस डेटा को डेटाबेस का शक्ल दे दिया जाएगा, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। जब लॉजिकली एंड सिस्टमेटिक डेटा को अरेंज कर दिया जाएगा तब ये डेटाबेस बनेगा, और जब ये डेटाबेस का शक्ल ले लेगा तो निश्चित तौर पर ये इंफॉर्मेशन हो जाएगा। तब हम कह सकते कि बिहार में अमुक जाति की इतना परसेंट है, अमुक जाति इतना परसेंट है, अमुक जाति इतना परसेंट है, और अमुक जाति इतना परसेंट, ये हमारे लिए सूचना हो जाएगा। लेकिन वह डेटा जो हमसे और आपसे कलेक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट से कलेक्ट किया जा रहा है, डिफरेंट शहरों से कलेक्ट किया जा रहा है, अगर उसको वैसे ही रख दिया जाए तो ये रॉ मटेरियल है। लेकिन इसी डेटा को प्रोसेस फॉर्म में लाया जाए, इसी डेटा का डेटाबेस बना दिया जाए, इसी को लॉजिकली और सिस्टमेटिकली अरेंज करके रखा जाए, तो ये हमारे लिए और आपके लिए इंफॉर्मेशन होगा। एक लाइन में हम क्या कहेंगे, फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। विषय संबंधित जो तथ्य है वो इंफॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। अगर पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, तो आप बहुत आसानी से लिख दोगे
ये मानवीय बुद्धि का ये उत्पाद है। इंसान के दिमाग में जो नए विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों को जो हम विश्लेषित करते हैं, इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। फिर दोगे कि जो डेटा प्रक्रियाबद्ध रूप है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं, या जेकर के अनुसार विषय से संबंधित जो तथ्य है इसे इंफॉर्मेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये टोपियों में लिखो, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते, जो रोज कोई विकास कार्य हो रहा है, कोई न कोई शोध कार्य हो रहा है, या कोई न कोई घटनाएं घटित हो रही हैं, वो भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन के रूप में आ रहा है, वो भी हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। इसलिए कह सकते हैं कि सूचना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का, और ये जो इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट सेक्टर्स में इसका यूज है। अब इसको एक पेज तो हम लिख ही सकते हैं, अगर मुझे समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इंफॉर्मेशन क्या है। अब आप में से समझ में नहीं आया तो बोलिए कि नहीं आया, आया तो लिख दीजिए कि यस, कम से कम यस एक दो आदमी लिख लीजिए, तो हमको समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ गया कि इंफॉर्मेशन क्या है। और अब तब हम अगला पार्ट यस हो गया, तो मेरे को ये समझ में अब आना चाहिए कि इंफॉर्मेशन के नीड क्या है, क्या आवश्यकता है इंफॉर्मेशन की। अब किताबों में पढ़ोगे तो इतना मजे से नहीं है जितना मजे से हम तुमको अभी समझा देगा इंफॉर्मेशन का नीड क्या है। तो अब समझ लो कि इंफॉर्मेशन का नीड क्या नहीं है। अब ये पहले समझो कि क्या नहीं है। जैसे ही तुम और हम आंख खोलते हैं, तो जैसे ही आंख खोलते हैं तो हम क्या देखते हैं, तुम क्या देखते हो, हम और तुम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का यूज शुरू हो जाता है। अब मान लो कि तुम में से कुछ चंपारण से हुए होगे, कुछ लोग दिल्ली से जुड़े होंगे, कुछ लोग मुंबई से जुड़े हुए हो, कोई लोग मद्रास से जुड़े हुए होंगे, कोई दरभंगा और मधुबनी से जुड़े हुए होंगे, डिफरेंट एरिया से जुड़े हुए होंगे। लेकिन तुम्हें जब परीक्षा देने के लिए आना होगा, कहाँ होगा, नालंदा खुला विश्वविद्यालय में आना होगा। तो जब नालंदा खुला विश्वविद्यालय में आना होगा तो तुम्हें जानकारी लेनी होगी कि कौन सा होटल है जो मुझे सस्ते में मिल जाएगा, कहाँ पर हम ठहरे, कि इजली हम नालंदा खुला विश्वविद्यालय में चले जाएं, कौन से होटल में हम खाना खाएं ताकि हमें कम से कम खर्चा हमारा हो जाए। तो ये भी तो एक इंफॉर्मेशन है, हम कलेक्ट कर रहे हैं। और जब अगर हम दिल्ली जाते हैं और घूमने के लिए दिल्ली जाते हैं, तो हम जब दिल्ली जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेस, रिलीजियस प्लेस, और वो प्लेस जहां हम घूम सकते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस के भाषा में जो अभी पढ़ाया जा रहा था 5वां पेपर, तो उस 5वां पेपर में जिसको मैडम बता रही थी रेडी रेफरेंस सर्विस, मैं सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। तो कहा कि रेडी रेफरेंस सर्विस जो होता है वो हाफ एन आवर में दिया जाता है, हाफ एन आवर में, आधा घंटा के अंदरों में दिया जाता है। और जो रेडीमेड इंफॉर्मेशन होता है तुरंत दे दिया जाता है। जैसे फोर्डर्स गाइड, फोर्डर्स गाइड क्या है, एक गाइड है किसके लिए, जो ट्रैवल कर रहा है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है। पता क्या चला कि इंफॉर्मेशन की नीड है तब जब हम घर से बाहर निकलते हैं। तब अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कौन टीचर अच्छे से पढ़ाएगा, ये भी तो इंफॉर्मेशन की नीड ही है। तो कहा कि कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर इसकी आवश्यकता नहीं है। कहा जाए तो इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट हो, यानी डेवलपमेंट जो हमारा नेशन का डेवलपमेंट है, हमारे नेशन का डेवलपमेंट है, हमारे स्टेट का डेवलपमेंट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का डेवलपमेंट है, हमारे इंडस्ट्री का डेवलपमेंट है, हमारे समाज का डेवलपमेंट है, हमारी संस्कृति का डेवलपमेंट है, औद्योगिक डेवलपमेंट है, शैक्षणिक डेवलपमेंट है। एनी टाइप ऑफ डेवलपमेंट डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र छूता नहीं है। विकास अगर करना है तो इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है ही। अगर यहाँ तक कि हम अगर कोई दुकान भी खोल रहे हैं तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि यहाँ किस चीज का दुकान खोला जाए जो कस्टमर अधिक मुझे मिलेगा। तो कहा कि यही तो इंफॉर्मेशन है, यही तो नहीं। कोई भी क्षेत्र अछूता है, कोई भी एरिया अछूता नहीं है इंफॉर्मेशन से। यही सब बात लिख देना है
और क्या लिखना है, कहा क्या, चूंकि हम सब 70% आबादी हमारी गांव में रह रही, तो गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। इस एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी को भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। कैसी आवश्यकता है? उसे आवश्यकता इस बात का है कि कौन सा फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल करें, कौन से बीज का इस्तेमाल करें, कौन से बीज का हम इस्तेमाल करें, किस समय पानी दिया जाए, किस समय पानी दिया जाए, और एक खेत से हम कई फसल कैसे उपजा सके। अगर ऐसा होगा तो हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी विकसित समाज के रूप में उभर के आएगा और ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, यानी हमारा समाज भी डेवलप करेगा, हम आर्थिक विकास भी करेंगे और सामाजिक विकास भी करेंगे। यानी सामाजिक और आर्थिक विकास डिपेंड ऑन इंफॉर्मेशन। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इंफॉर्मेशन का। तो पता क्या चल रहा है कि एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी को भी इंफॉर्मेशन की नीड है। अब आते हैं कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता, चाहे वो पक्ष वाला हो या विपक्ष वाला हो, अगर वो कहाँ पार्लियामेंट में जाता है तो फ्लोर पे जो बहस करता है, राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, विधानसभा में हो और विधान परिषद में हो, तो अपनी बातों को तथ्य के अनुसार रखता है। तथ्य कहते हैं फैक्ट को, और कहा कि उसके लिए आंकड़ा सामने रखता है। आंकड़ा हमने जैसा कि बताया कि जब तक आंकड़ा है तो ये रॉ मटेरियल है, और जैसे ही आंकड़ा प्रोसेस फॉर्म में है, डेटा प्रक्रियाबद्ध हो गया है, इंफॉर्मेशन हो गया, तो आप देखते होंगे कि खड़े होकर के बहस करता है कि देखिए 2005 में ये हुआ, 2014 में ये हुआ, 2000 ये हुआ, और पैनल पे बहस करता है। तो कहा कि फ्लोर पे बहस करने के लिए इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, नीड है। किसको? एक एमपी और एमएलए को भी। ये कहा कि इसी तरीके से एक शिक्षक है तो उसे सही दिशा में पढ़ाने के लिए, बच्चों को अपनी ओर आकर्षित और मोटिवेट करने के लिए, कहा कि बच्चों को शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए, और कहा कि विषय के प्रति लगाव पैदा करने के लिए, विषय की गहन अध्ययन के प्रति उसको आकर्षित करने के लिए एक टीचर को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। अगर उसके पास विषय का बेहतर इंफॉर्मेशन नहीं होगा, विषय की बेहतर जानकारी नहीं होगी, तो कहा कि बच्चों को उस विषय के प्रति लगाव पैदा नहीं कर सकता है। तो कहा कि एक इंफॉर्मेशन की, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत एक टीचर को भी है सही दिशा में पढ़ाने के लिए। एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए भी इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। और कहा कि अगर कोई समुद्र के तट पे रह रहा है, समुद्र के तट पे रह रहा है, वो व्यक्ति को भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। किस काम के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत है समुद्र तट पे रहने वाले के? कि तूफान अगर आएगा तो हम अपने को सेफ कैसे करेंगे, और इसकी जानकारी अगर उससे हो जाती है, इंफॉर्मेशन मिल जाता है, तो वो सेफ जगह पर चला जाता है। भूकंप पीड़ित जगह पे रहने वाले लोगों को भूकंप में कैसे अपने जीवन बचाना है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है, ये भी एक इंफॉर्मेशन है। तो उसे जरूरत पड़े इंफॉर्मेशन की। कहा एक डॉक्टर को इलाज करने के लिए इंफॉर्मेशन की जरूरत है। एक वक्त सही ढंग से अपने मुवक्किल की बात रखने को जज के सामने लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत है कि केस में दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फैसला आया, इस केस में पंजाब हाई कोर्ट का क्या फैसला आया, इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या फैसला आया। तो ये सारी चीज बेस करता है किस पर? इंफॉर्मेशन पे है। और ये इंफॉर्मेशन जो है, पता क्या चल रहा है, इस सारे सेक्टरों में, टोटल सेक्टर में इंफॉर्मेशन की जरूरत है। विदाउट इंफॉर्मेशन हम कुछ नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन की नीड सबको है। पायलट है, एक पायलट लेकर के उड़ता है, हवाई जहाज लेकर, उसे भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। अगर उसको रूट का पता ना होगा, उस
वेदर का पता ना होगा तो प्लेन क्रैश कर जाएगा। प्लेन क्रैश कर जाएगा, एक मैनेजर है, उसे भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, और अगर मैनेजर को इंफॉर्मेशन सही नहीं मिलेगा तो ना निर्णय कर सकेगा वो सही, ना नियंत्रित कर सकेगा, और भी उसका प्रबंधन सही होगा। जो क्या करना है, कौन करेगा और कब करेगा, और इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको नियंत्रित कैसे करना है, और इस पर निर्णय कैसे करना है, ये तो इंफॉर्मेशन ही पर बेस्ड करता है। पता क्या चल रहा है कि जो इंफॉर्मेशन के लिए देखोगे, ये अगर इंफॉर्मेशन को नीड समझोगे तो पता चलेगा आपको इंफॉर्मेशन का जो नीड है वो हर एक क्षेत्रों में जितना चाहो उतना लिख सकते हो। अगर तुम्हें समझ में आएगा तो इंफॉर्मेशन के नीड को तुम लिख सकते हो। बच्चों के समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो यस लिखो, और नहीं आ रहा है तो नो लिखो। पहले हम बेसिक में आपका ये रिसर्च क्या है, हम समझते कि रिसर्च क्या है, और रिसर्च क्या होगा उसके लिए किसी समस्या हो। अब बताओ ये अगर आ गया क्वेश्चन लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये आप अब इसमें पूछा लिखना, आराम से लिख दोगे, आराम से लिख। लेकिन सवाल ये है कि हम चैप्टर को समझ लें, 10 दिन 15 दिन काफी है इसके लिए, पूरी के लिए, और महीना दूध काफी है प्रैक्टिकल के लिए। अब बच्चा क्या करता है, ऊपर झापड़, अब इसी में फेल हो जाता है। ना ही वो सब्जेक्ट को समझ पाया, ना ही वो थ्योरी को समझ पाया, फिगर को समझ पाया, फेल हो गया। 50% मात्र रिजल्ट आया पिछले बार। सर एक क्वेश्चन है, रिजल्ट का आना वो अलग मैटर है, लेकिन सबसे बड़ा मैटर क्या है कि विषय को समझना। अगर विषय समझोगे तभी तो कुछ करोगे, क्योंकि जब BLIS कर जाओगे तो तुम्हारा खुल जाएगा। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सबऑर्डिनेट बोर्ड और बिहार सरकार, ये तुम्हारा जो है निकालता है। स्कूल कॉलेज में आता है, यूनिवर्सिटीज में आता है, इसरो से निकलता है, DRDO से निकलता है, DRDO से निकलता है, पार्लियामेंट से निकलता है, हाँ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से निकलता है। देखो आज रांची के पेपर में आया हुआ है कि वहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए सैंक्शन हो गया है। पर अब सोचो कि जहाँ जाइएगा हमें पढ़िएगा, हमसे बच के कहाँ जाइएगा, यानी हर जगह कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में वहाँ भी लाइब्रेरी चाहिए। तुम और फिल्म देखते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी लाइब्रेरी चाहिए। तुम और हम जो देखते हैं टीवी पर, आज ZTV, स्टार TV, स्टार प्लस, उसकी भी पता ये चल रहा है कि लाइब्रेरी हर जगह है। लेकिन शर्त ये है कि हम अच्छे ढंग से, अगर हम अच्छे ढंग से पढ़ लिया, हर जगह ये को लिखा है और खूब बेहतरीन से नौकरी हमारी होगी, और हम ढंग से नहीं पढ़ पाए तो बिहार सरकार लेना भी मुश्किल हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो आपको इंफॉर्मेशन के नीड आप समझ गए। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझा दें और लाइब्रेरी एंड सोसाइटी में इसका क्या इस्तेमाल, इसके बाद टेलीकम्युनिकेशन को समझा देंगे और फिर IT के कंपोनेंट को समझा देंगे। लेकिन IT और IT के कंपोनेंट को समझा दें तो आई तो समझ में आ गया, यानी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। अब IT को समझ लीजिए, IT भी समझ जाइए, ये मत IT समझना कुछ नहीं है, ताकि इंफॉर्मेशन तो समझ गए। और दूसरा जो हमारा पार्ट है तो टेक्नोलॉजी है। पहला पार्ट इंफॉर्मेशन था, तो इंफॉर्मेशन प्लस टेक्नोलॉजी बराबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अगर आपसे किसी से कुछ भी पूछेगा कोई कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, और
डिफरेंट कंपोनेंट बताइए, आईटी का डिफरेंट कंपोनेंट बताइए। क्या बताइएगा आप? सीधे वो लिखिएगा कि वर्तमान समय जो है, जो वर्तमान समय है सूचना प्रौद्योगिकी का समय है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां सूचना प्रौद्योगिकी नहीं हो रहा है। कोई भी एरिया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। और इतने भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो हमारा समाज पेपरलेस समाज की तरफ जा रहा है। आवर सोसाइटी नाउ चेंज टू पेपरलेस सोसाइटी, ये भी आईटी का ही देन है। यानी पहले इंट्रो में लपेटिएगा थोड़ा, उसके बाद लिखिएगा क्योंकि जो है दो चीजों से मिलकर बना I+T इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लिखिएगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेस मतलब प्रक्रियाबद्ध करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। वॉइस नहीं आ रहा तो क्या करें बोलो? अब तेज बोल भी नहीं सकते हैं, परीक्षा चल रहा है, आवाज नहीं मिल रही है, आवाज नहीं मिल रही है। हेलो, हाँ पढ़ा रहे हैं जी ऑनलाइन, बोलिए ना, बोलिए पढ़ा रहे हैं। हाँ बिहार के अंतर्गत मैं बता रहा था कि मैं ये बता रहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आज का जो युग है, जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, मॉडर्न एरा जो आवर नाउ चेंज टू आईटी है, आवर एरा इज चेंज टू पेपरलेस सोसाइटी। आज जो पेपरलेस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहा है, इसमें बड़ा योगदान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग लिख सकते हैं वर्तमान समय जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी के युग के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद ही, कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ उसके बाद से ही सूचना प्रौद्योगिकी का विकास शुरू हो गया। और जो अर्थ की व्यवस्था हो, इकोनॉमिक अरेंजमेंट हो, या फिर डेवलपमेंट हो, या टेक्निकल डेवलपमेंट हो, सोशियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, या कल्चरल डेवलपमेंट हो, ये सब आईटी के द्वारा ही हो रहा है। आईटी के द्वारा ही हो रहा है, सब थ्रू हो रहा है, आईटी के थ्रू हो रहा है। लेकिन आईटी को हमको समझना कैसे है कि I+T, आई से इंफॉर्मेशन, टी से टेक्नोलॉजी। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? सीधे लिखेंगे कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूचना को जब हम प्रक्रियाबद्ध करते हैं यानी सूचना को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं यानी बांटते हैं, सूचना को जब हम कम्युनिकेट करते हैं संप्रेषित करते हैं, सूचना को जब हम एक्सचेंज करते हैं स्थान, या सूचना को अगर हम विश्लेषित करते हैं, सूचना को पुनः प्राप्ति करते हैं, तो इन सारे कार्यों में जो तकनीक का या टेक्नोलॉजी का जो यूज होता है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। पूरा मैं बोल रहा हूँ कि सूचना के संग्रहण, सूचना के प्राप्तिकरण, सूचना संबंधित तकनीकी जो उपयोग है उसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। यानी सूचना को जमा करने में, संग्रह करने में, सूचना को प्रोसेस करने में, प्रक्रियाबद्ध करने में, सूचना को विश्लेषित करने में यानी एनालाइज करने, सूचना को रिट्रीव करने में, पुनः प्राप्ति करने में, सूचना को दूसरे जगह पर एक्सचेंज करने में, जो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी या मशीन का यूज हो रहा है इसका नाम ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे इंफॉर्मेशन वैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समझ में आ गया। बताइए क्या आ गया तो यस लिख दीजिए, ना तो नो लिख दीजिए। वर्ल्ड की जो लोग थे उनका हेल्थ का स्थान और कोरोना आने के बाद अब एक जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लियर।
टेक्नोलॉजी फिर सिखा दे रहे हैं। कुछ लोग को हो सकता नहीं समझ में आया हो, तो कहा कि जो भी प्रक्रियाबद्ध करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, एनालाइज करना, रिट्रीव करना, कम्युनिकेट करना, इन सूचना रिलेटेड वर्क करना, ये जो सूचना रिलेटेड वर्क किया जा रहा है और इसमें जो टेक्नोलॉजी मशीन का यूज या कंप्यूटर का यूज होता है, इसका नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। अब इंफॉर्मेशन आपका क्या है क्वेश्चन का, डिफरेंट कंप्यूटी, पेज नंबर 15 पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर 15 छठा पेपर, पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें आप देखोगे 2 नंबर का क्वेश्चन हमने बता दिया, अब 1 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं 15 नंबर पेज पे। तो उसमें दूसरा कंपोनेंट जो है आपका, वो दूसरा पार्ट है डिस्कस डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ, तो जो कंपोनेंट ऑफ आईटी कौन कौन है, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बाद टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, नेटवर्किंग है, सीडी रोम है, इंटरनेट है और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है। सब ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ आईटी। ये आईटी का कंपोनेंट है। आईटी का कंपोनेंट कौन कौन सा हो गया, तो कंप्यूटर, फिर से बोल रहे हैं, आईटी का कंपोनेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, स्टोरेज टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तो हिंदी में कहेंगे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, और स्टोरेज प्रौद्योगिकी को कहेंगे संग्रहण प्रौद्योगिकी, उसके बाद कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को कहेंगे संचार प्रौद्योगिकी, और फिर टेलीकम्युनिकेशन को दूर संचार प्रौद्योगिकी कहेंगे, नेटवर्किंग ही कहेंगे, सीडी रोम प्रौद्योगिकी, सीडी रोम टेक्नोलॉजी को, और इंटरनेट तो इंटरनेट ही कहेंगे हिंदी में, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी को मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी कहेंगे। ये सारे के सारा क्या है, कंपोनेंट ऑफ आईटी। तो सबसे पहले तो सरिया देना है, एग्जाम में क्या करना है, पहले पॉइंट वाइज सरिया देना है, और जब पॉइंट वाइज इसको सरिया दोगे तो फिर 4-4 लाइन 2-2 लाइन लिख दोगे, बताओ नंबर आ जाएगा, बेहतरीन नंबर आ जाएगा। तो एक एक को समझ लेना है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को समझो। सर आप अच्छा बता रहे हैं, सब समझ में आ रहा है, अच्छे से पढ़ा है बच्चा इसलिए अच्छे से समझा रहे हैं। जब अच्छे से पढ़ोगे तो तुम भी अच्छे से समझाओगे, और जब मेरा पुराना इतिहास जानोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि हमने कितना मेहनत किया। और अब मेरा बच्चा नेशनल जगह जो वहाँ हुआ है, चाहे तुम्हारा नेशनल लाइब्रेरी को उठा लो, आईआईटी को उठा लो, आईआईएम को उठा लो, या फिर तो पटना की जितनी भी लाइब्रेरी बड़ी है सबको, सब हमारा बच्चा पढ़ाए बच्चा है। तो ये सब मेहनत पे है, तुम भी मेहनत करोगे तो तुमको भी लोग कहेंगे कि बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हो बहुत, और मजा आ जाएगा। इसके लिए मेहनत करना होगा, डिजर्व देन डिजायर। तब तुम, जैसा कि मैंने बताया अभी, लाइब्रेरी साइंस का जो स्कोप है, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। चूंकि बीएड करोगे तो स्कूल में जाओगे, हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, लेकिन लाइब्रेरी साइंस करके तुम पार्लियामेंट तक जा सकते हो, इसरो, डीआरडीओ और डीआरटीसी तक जा सकते हो, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज तक जा सकते हो। यूनिवर्सिटी के अगर लाइब्रेरियन बन गए तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर का स्केल ले सकते हो, लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया पर महीना। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि तुम अच्छे से अगर पढ़ोगे तो तुमको क्या क्या मिलेगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा, ऐसे नहीं होगा। और पढ़ने के लिए एक एक लाइन समझ के पढ़ना पड़ेगा, और एग्जाम के बाद भी पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम तो पास करने के लिए होता है, नौकरी के लिए नहीं होता। एग्जाम पास के लिए होता है, नौकरी के लिए नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था, आईटी का कंपोनेंट बता रहा था, 8-9 कंपोनेंट मैंने बताया। पहला कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बताया। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी क्या है, तो कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, और इस कंप्यूटर को जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहते हैं, ये जो हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन का बात हमने किया,
तो हमने सूचना को संग्रह करने का बात किया, ये जो हमने प्रक्रियात्मक प्रोसेस करने का बात किया, ये जो रिट्रीव करने का बात किया, ये तरह का जो बात मैंने कर लिया आपसे, डेटाओं करने का बात, ये क्या संभव है बिना कंप्यूटर के? नहीं संभव है। तो कहा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही हमारे लिए बेस है, आधार है। किसके लिए? आईटी के लिए। यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और अत्यधिक मात्रा में डेटाओं का संग्रह यानी स्टोर करना, उसको पुनः प्राप्त करना और उपयोग उसी के माध्यम से किया जाता है। डेटा को अगर कम्युनिकेट करना है, संप्रेषण करना है, अगर किसी चीज को विकसित करना है, सूचना को विश्व के किसी दूसरे स्थान पे पहुंचाना है, सूचना विश्व के किसी स्थान पे पहुंचाना है, तो पता क्या चलेगा कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका निभा। बिना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के भी समझ में नहीं आएगा, यानी कुछ भी नहीं समझ में आएगा, मतलब आईटी यूजर नहीं हो सकता। तो आईटी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी तुम्हें हमें दोनों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा कंपोनेंट है स्टोरेज टेक्नोलॉजी। स्टोरेज के टेक्नोलॉजी में मतलब जहाँ संग्रह किया जाता है, किसको संग्रह करना है, तो डेटा का संग्रह होगा, इंफॉर्मेशन का संग्रह होगा। तो ये जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसमें आता है, कैसे आता है, उसके बाद ड्राइव डिस्क आता है, ऑप्टिकल डिस्क आता है। यानी कि जो आप देखते हो कि संग्रहण प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है अभी वो भी बड़ा तेजी से विकास हो रहा है। और संग्रहण टेक्नोलॉजी जो है यानी स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो है जिस पे सूचनाओं का संग्रह होता है, उसमें चुंबकीय संग्रह आता है, कैसेट आता है, चुंबकीय ऑप्टिकल संग्रह आता है। इस सब के जरिए हम सूचनाओं डेटा को संग्रह करके रखते हैं। ये भी कंपोनेंट है आईटी का। उस तरह से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, अब कट के आ रहा है बाबू, तो तुम क्या करें, तुम्हारे नेट का प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कह रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो ए कंपोनेंट ऑफ आईटी। ये भी कंपोनेंट ऑफ आईटी है। वर्तमान समय जो है, जो अभी जिस समय में हम जी रह रहे हैं, वर्तमान समय संचार प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अत्यधिक विकास हुआ है। इस एरा में हम लोग हैं उसमें संचार प्रौद्योगिकी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत ज्यादा चुका है। इसलिए ये आज सामाजिक और आर्थिक उन्नति का प्रमुख आधार बना है। यानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है सामाजिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो किसके जरिए हो रहा है, तो फाइबर टेक्नोलॉजी के जरिए, उपग्रह के जरिए। उपग्रह मतलब होता है सैटेलाइट, संचार के जरिए, टेलीफोन नेटवर्क के जरिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए ये क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी काम कर रहा है। ये सब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, एक पार्ट है। केवल संचार, फाइबर ऑप्टिकल संचार, उपग्रह जिसको सैटेलाइट कहते हैं, उसके बाद नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, ये सब से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी से कहा जाता है, और ये भी आईटी है। उसके बाद टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। टेली कम्युनिकेशन मतलब दूर संचार। दूर संचार यानी सूचना प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी का सर्वाधिक उपयोग होने वाला, जो अभी इस्तेमाल होने वाला जो टेक्नोलॉजी है वो दूर संचार टेक्नोलॉजी है। और भारत में भी अनेक सूचना नेटवर्क क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खास से जब देखा जाए तो कम्युनिकेशन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण योगदान देखा जा रहा है। उसी तरह से नेटवर्क है। टेक्नोलॉजी तो आज हम और आप जानते हैं कि नेटवर्क आजकल एक से अधिक कंप्यूटर को इसमें जोड़ते हैं। यानी 2 या मोर देन 2 कंप्यूटर, 2 या 2 कंप्यूटर आपस में जुड़ता है तो एक नेटवर्क बनता है। नेटवर्क हम जानते हैं कि 3 तरह का होता है, लैन, मैन और वैन। लैन, मैन, वैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क। लैन कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क को, मैन कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क को। तो लैन और मैन और वैन होता है। तो लैन का जो कैपेसिटी है वो एक रूम में
एक बिल्डिंग में, या कहा जाए कि कैंपस कैपेसिटी, एक कैंपस, एक रूम या एक बिल्डिंग यानी 10 मीटर से लेके 100 मीटर या 1 किलोमीटर तक इसकी परिधि होगा, लैन होगा। उसके बाद एक होगा है मैन, जो 10 किलोमीटर से लेकर के 99 किलोमीटर तक रहेगा, एक सिटी को पूरा करेगा, पूरे सिटी को कवर करेगा। उसके बाद आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो वाइड एरिया नेटवर्क हो गया पूरी कंट्री और कंट्री को वो ये करेगा। उसके बाद जब देखा जाए तो फिर इंटरनेट है, इंटरनेट पूरे प्लेनेट होता है और 1 लाख किलोमीटर से अधिक में ये फैला हुआ है। इतना भी ये इंटरनेट हो गया। लेकिन मोटे तौर पे जो हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो जाना है, जो समझा है और जो मार्केट में देख रहे हैं, वो लैंड मैन और वैन इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है किसी एक भवन के लिए होता है, किसी एक कैंपस में होता है, किसी एक बिल्डिंग के लिए होता है और इसकी कैपेसिटी जो होती है वहीं तक होता है। यानी जो इंफॉर्मेशन करना है, जो पत्रकार करना है, और उसमें ये सब लैंड पर ही होता है। उसी के साथ हम लोग ये भी जानते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया जो होता है मैन, ये मैन क्या होता है? एक आदमी कम से कम वीडियो को ऑन करो ना यार, अच्छा नहीं एकदम पके जा रहे हैं। आदमी को एक आदमी लग रहा है कि सरफम अच्छा नहीं लग रहा है। एक आदमी वीडियो, कोई भी एक आदमी वीडियो ऑन लो, कोई भी एक वीडियो वहीं से ऑफ है सर, वही चीज है लेकिन ये हम लोग का वीडियो ऑफ है आपकी के साइड से। वीडियो ऑफ है। यस सर, कैमरा आपकी साइड से ही ऑफ है सर। वीडियो जी आपके साइड से ऑफ है। इनेबल कीजिए ना वहाँ से सर। अच्छा ठीक है, तो हम खुलवाते हैं। खुल गया? ओके सर। नहीं खुला सर, ऐसे ही पढ़ाइए तब तक। आपका भी नहीं दिख रहा है सर, आप भी कहाँ गुम हो गए? सर भी गुम हो गए। अरे भाई जो सुंदर चेहरा है वही दिखाना, अपना भयानक चेहरा नहीं दिखाना। पढ़ा रहे शादी थोड़ी ना करना है, पढ़ाई करना है। सर को मजा नहीं आ रहा है ऐसे। वो अपने काम करेगा था। वो ऑफलाइन का मजा लेना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास कैसे लिया जाता है वैसे ही। टीचर सेंट्रिक बिल्कुल लग रहा है, बोल रहा इधर से बंद नहीं है बुआ, उधर से खोल प्रकाश। सर आ गया है सर, लोगों सर आपका वीडियो आ गया। हम लोग सर वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ किया हुआ है उधर से ही। अब आ गया है सर, कर सकते हैं, जिनको करना है वो कर सकते हैं। आ गया है। अच्छा तो पास ये सब कर दीजिए, एक दो कहाँ हुआ है? या कर दीजिए, को कर दीजिए कुछ दो तीन को का खोल दीजिए कम से कम। आ गया है, हो गया तो किसी रहना चाहिए, लग रहा है। हाँ चलो, 2 का चलो, लगा ऐसे लगता है कि पढ़ा रहे हैं, ऐसे लगता है कि तो 1-2 में रहेगा तो काम चलेगा। तो क्या ना कालो भी चलेगा, एक तो लगेगा कि हम पढ़ा, ऐसे लगता है कि बके जा रहे हैं, मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता ऐसे। तो कहा कि नेटवर्क जो है, मैं बता रहा था नेटवर्किंग लैंड मैन वैन, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये 3 तरह का मैंने बताया। एक तो मैंने क्या बताया कि पूरे सिटी को कवर करता है उसको मैन कहते हैं, और एक भवन को, एक बिल्डिंग को या वो एक कैंपस को, एक ऑफिस को जब कवर करता है तो उसको हम लोग मैन कहते हैं। और एक होता है वाइड एरिया, जो जैसे आप और हम देखते हैं कि यहाँ से बैठे बैठे टिकट काट लेते हैं, चुट से टिकट काट लेते हैं, इस चुट से टिकट काट लेते हैं। तो ट्रेन का काट लिया, केरल से जो है का टिकट हमने क्या किया कि उसको आराम से जो है कैंसिल कर लिया। तो ये सारी चीज किससे हो रहा है? तो वाइड एरिया नेटवर्क पे हो रहा है। तो ये नेटवर्क है, वो क्या करता है कि आपस में जो जोड़ देता है, उसके लिए कम से कम 2 कंप्यूटर का होना जरूरी है। 2 कंप्यूटर का होना जरूरी है, कम से कम
सर पास शेड्यूल है और सर आ गए और सर के साथ कंप्यूटर का कम से कम जरूरी है। तो कंप्यूटर से में नहीं होगा नेटवर्क, और अगर नेटवर्क नहीं होगा तो कहाँ कंप्यूटर की सहायता से करता जो है अपने शिक्षण कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकता। अब यदि हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम जो पढ़ रहे हो, तो ये भी हम लोग नेट से ही जुड़े। अगर नेट अगर थोड़ा सा नेट गड़बड़ा जाता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से अल्लाह करते हैं कि देखिए आवाज नहीं आ रही है, देखिए ये नहीं हो रहा है, देखिए वो नहीं हो रहा है, देखिए बोला नहीं हो रहा। हम भी यहाँ बुला, देखिए भाई क्या हुआ, तो पता चला कि इसकी वजह से जो बाधित हो गया। तो ये सारी चीज आप देख रहे हो तो पता ये चल रहा है कि सब नेट का वजह से हो रहा है। नेटवर्किंग को आजकल एक से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने से विकसित किया गया है, और ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न सिर्फ इसके लिए बल्कि लाइब्रेरी में सेवा देने के लिए भी। लाइब्रेरी में जो सेवा किया जाता है, संदर्भ सेवा, कैटलॉगिंग, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, सर्विस, लाइब्रेरी लोन सर्विस, सर्विस, जितनी तरह की लाइब्रेरी में सर्विस है, ये देना बिल्कुल आसान हो गया जब नेटवर्किंग हो गया। उसी तरह से CD-ROM टेक्नोलॉजी है, जिसको कम्पैक्ट रीड ऑन मेमोरी कहते हैं, जिसमें लगभग 50 फ्लॉपी को और 3 लाख पेज का आप प्रिंटेड मटेरियल सेव करके रख सकते हैं CD-ROM टेक्नोलॉजी में। और ये जो CD-ROM टेक्नोलॉजी है, आज पूरे विश्व में जितने भी वैज्ञानिक हो या संगठन हो या कोई भी मशीन जो भी पाठ्य सामग्री है, उस सबको इकट्ठा करके वहाँ रखा जा सकता है, सेव करके रखा जा सकता है। ये भी कंपोनेंट है किसके के। उसी तरह से इंटरनेट है। इंटरनेट भी जो एक कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, तो आदि का कंपोनेंट है। अब इंटरनेट रूप में तो हम लोग जानते ही हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। अब आप और हम जो दोनों जुड़े हुए हैं, आप हम आ रहे हैं आलोक साहू साहब, और हम आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का फेस देख रहे हैं। तो ये किसका कमाल चल रहा है, इंटरनेट का कमाल चल रहा है। आज देखते होंगे कि आप यहाँ चुट से कोई इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन चुट से भेज दे, हम आपको कोई इंफॉर्मेशन चुट से भेज दें। व्हाट्सएप खेलते हैं, फेसबुक खेलते हैं, चैटिंग करते हैं, कि नहीं चैटिंग। इधर से आप कुछ लिख रहे हैं, इधर से हम कुछ लिख रहे हैं, कहते हैं अपने भाषा में चाटा चुटी करना, यानी एक दूसरे को चाटना। लेकिन ऐसे चैटिंग, तो आप जो चैटिंग करते हैं, मेल करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो पता क्या चल रहा है, ये सब इंटरनेट से होता है। साधारण रूप में इंटरनेट जो है नेटवर्क का नेटवर्क है, और ये विभिन्न प्रकार के संगठनों में, चाहे विश्वविद्यालय हो, महाविद्यालय हो, व्यापार हो या सुरक्षा का कोई चीज हो, सभी संगठन में वेबसाइट के जरिए ये जुड़ा हुआ है। वेबसाइट यानी देखोगे सबका www बना हुआ है, और एक नेटवर्क के रूप में, वेबसाइट के रूप में ये संबंधित है। अब से छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको लेना होता है, तो हम क्या कहते हैं, नालंदा ही का ले लो, हम कहते हैं कि जाओ देखो जाके www.nou.ac.in, कहते हैं कि नहीं कहते। अगर तुम लोगे नालंदा में एडमिशन, तो हमने बताया होगा कि वेबसाइट देखते रहना www.nou.ac.in। ये www.nou.ac.in क्या है, ये वेबसाइट है। तो जितने भी संगठन हैं, जितना भी महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, इवन के विद्यालय जो बड़ा विद्यालय, सबने अपना अपना बना लिया है वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट बनाया है उससे संबंधित हो गया इंटरनेट से। अब सारी के सारा सूचना कहाँ मिलेगा, नेट पर मिलेगा। सारा सूचना अपने घर बैठे कौन सी लिख रहा है, गुड़िया म्यूट कीजिए, फलाना म्यूट कीजिए, क्या हो रहा है, उन्हें समझ में आ रहा है रे। हेलो, कुछ लिख रहा है बच्चा लोग, म्यूट कीजिए, कहाँ कुछ हो गया। आवाज कोई खोले ना है, आवाज अगर खराब है तो बंद कर लो भाई, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो नहीं सुन पाएगा। आवाज नहीं आ रही है, काहे भाई, मेरी आवाज नहीं मिल रही। हेलो दीजिए तमाशा, आप कंटिन्यू रखिए सर, ये सब फालतू का चैट करते हैं। नहीं मिल रहा है, मिल रहा है पर आ रही है, आवाज तो आ रही है। समस्या
तुम लोग दिया जा सके आ रही है तब काहे ना टेंशन में तुम लोग हो। और जिसका उत्तर करते रहता है। तो इंटरनेट में क्या मैं बता रहा था कि साधारण रूप से इंटरनेट जो होता है वो नेटवर्क के रूप में जाना जाता है, और विभिन्न जितनी भी संस्थाएं और संगठन जैसे महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय एवं संगठन सबने अपना अपना वेबसाइट बना लिया, और सबने जब अपना अपना जो वेबसाइट बना लिया मतलब एक जाल सा बुन दिया है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए www देखिए, वेबसाइट पर जाइए और इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये इंटरनेट देख रहे हो क्या, में इंटरनेट का क्या, इंटरनेट जो कंपोनेंट है इसकी क्या भूमिका है, उसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि अनुसंधान हो, विकास हो, या व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, व्यक्ति को किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, अनुसंधान के क्षेत्र में है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है, या विविध रूप में कोई भी क्षेत्रों में अगर उसकी जरूरत है, तो आज आप और हम क्या करते हैं, कहते हैं गूगल पे जाओ सर्च करो, गूगल पे जाकर सर्च कर इंटरनेट के माध्यम से इंफॉर्मेशन ले लेते हो। तो ये इंटरनेट जो है ये ऐसा बहुमूल्य है इसके लिए, IT के लिए, कि इंटरनेट के जरिए हम किसी भी व्यक्तियों का जो महत्व है उसे भी खोज सकते हैं। यानी कि मेरे अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वेबसाइट पर तो आप उसको सर्च करते हो और ये सुविधा इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। इंटरनेट के माध्यम से हम देखते हो, इंटरनेट तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि आजकल क्या हो रहा है। जरा सा कोई आप लोग को बुरा लगेगा माफ कर दीजिएगा, महिला लोग को हम बोल रहे हैं, महिला को बुरा लगेगा तो माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिएगा। आजकल क्या है, महिला लोग जो है खाना वाना नहीं बनाना चाहती है, खाना नहीं बना, हम पढ़ रहे हैं, मम्मी हम पढ़ रहे हैं, माँ बेचारी चाह रही है कि खा लो भाई, खाना बनाना सीख जाओ, कल ब्याह शादी करके जाएगी, क्या होगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करती है वो, घर से ससुराल की आती है, खाना बनाने का रूल नहीं है तो यूट्यूब देखती है। क्या देखती है? यूट्यूब, और यूट्यूब के जरिए खाना बनाने सीख जाते हैं। ये जो यूट्यूब है ये क्या है? इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? यूट्यूब इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। आज आप और हम जोमेटो पर ऑर्डर करो, बैंकिंग आप कर दिया उसको, गूगल पे है, हम ही सब अच्छा सब आपका गूगल पे है, वरना हमारे गूगल पे ना है ना, गूगल पे काय के लिए ट्रांसफर करना पैसा। अच्छा, तो गूगल पे चल रहा है, ई बैंक चल रहा है, ई टिकटिंग चल रहा है, सारा चीज चल रहा है। ये आपको यूट्यूब चल रहा है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम चल रहा है, टेलीग्राम चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है। ये सब क्या है? इंटरनेट है। जितना लिखना है उसमें लिख दो, जितना लिखना है लिख दो। ये कंपोनेंट है किसका? IT। यानी समाज का हर एक व्यक्ति इससे जुड़ चुका है, समाज का हर एक व्यक्ति जुड़ चुका है। और साधारण रूप से इसे क्या कहें? नेटवर्कों का नेटवर्क, नेटवर्कों का नेटवर्क। और विभिन्न संगठन जो है, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल अपना जो सूचना देता है तो वेबसाइट पर देता है, तो वेबसाइट से जुड़ गया है। www.nou.se, www.ignu.ignu का पूरा इंफॉर्मेशन। तो इंटरनेट का वैल्यू समझ में आ गया होगा। आप लिख दोगे आराम से, और IT का कंपोनेंट है ये, यही तो लिखना है। उसके बाद है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी, ये भी मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी भी IT का कंपोनेंट है। ये भी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। उसको बुझाता नहीं था पहले, जब पहले बिलिस एमलिस कर लिया, नौकरियों करते थे, पढ़ा भी रहे थे, लेकिन मल्टीमीडिया पहले तो क्या करते थे, पढ़ा देते थे, पढ़ लिया, लेकिन अब प्रैक्टिकली भी समझ गए हैं बहुत अच्छा। देखते थे कि एक बच्चा कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, और कंप्यूटर पे काम भी कर रहा है, और भी रहा है कि रोहित शर्मा का छक्का, यानी एक साइड में रोहित शर्मा का छक्का देख रहा है और दूसरे तरफ विराट कोहली ने चौका मार रहा है। देखिए ना, बहुत अच्छा चल रहा, मैच बहुत अच्छा चल रहा। और फिर उसको बंद कर रहा है, इधर गाना भी चल रहा है, तुमसे मैंने देखा कोई और, ये भी चल रहा है।
यानी गाना भी सुन रहा है, मैच भी देख रहा है और काम भी कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। बात को समझ लो, यानी गाना भी सुन रहा है, मजा भी ले रहा है, काम भी कर रहा है और कभी कभी फिल्म भी देख रहा है, कभी हटा के मैच भी देख रहा है। यानी एक सिस्टम पर अनेकों काम एक साथ कर रहा है। किसी का काम, इसी का नाम तो मल्टीमीडिया है, इसी का नाम मल्टीमीडिया है। और कहा है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मीडिया टेक्नोलॉजी का विकास एक विशिष्ट महत्वपूर्ण विकास है। क्यों महत्वपूर्ण विकास है? कि मल्टीमीडिया में मूल पार्ट, यानी जो मेन जो फैक्ट है, जो टेक्स्ट है, फुल टेक्स्ट जिसको कहते हैं, मूल पार्ट, उसके डायग्राम, उसके शब्द, उसके चित्र, उसके आरेख, उसकी ध्वनि, सब एक साथ देख सकते हैं। जो एग्जाम्पल बता दिए, एक आदमी काम भी कर रहा है, फिल्म, और फिर थोड़ा देर में मैच भी देखने लगा और काम उसका बाधित नहीं हो रहा है। कान में गाना लगाए हुए है, गाना भी चल रहा है और उधर बेहतरीन ढंग में किरण तू है मेरी किरण, एक बार जो है शाहरुख खान का डायलॉग भी चल रहा है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, ये भी चल रहा है। इधर पटापट 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 एकदम काम भी चल रहा है, यानी हाथ भी चल रहा है, फटाफट काम भी चल रहा है और काम के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी चल रहा है। इसीलिए कहा गया कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी का विकास एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण विकास है। महत्वपूर्ण विकास है। सूचना के विविध स्वरूपों का मिश्रण है, सूचना के विविध स्वरूपों का मिश्रण है। इसे मल्टीमीडिया कहते हैं। जैसे मूल पाठ, शब्द, चित्र, आरेख, हर एक चीज आप एक साथ कर सकते हैं। ध्वनि भी सुन सकते हैं, ऑडियो भी होगा, विजुअल भी होगा, आपका वर्क भी होगा, सब होगा, एक साथ होगा। इसी का नाम मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आईटी के कंपोनेंट में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, आईटी के कंपोनेंट में स्टोरेज टेक्नोलॉजी है, आईटी के कंपोनेंट में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी के कंपोनेंट में टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी के कंपोनेंट में नेटवर्क टेक्नोलॉजी और सीडी रोम टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी है और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है। यानी कि 15 नंबर पेज का पहला नंबर क्वेश्चन भी क्लियर। एनी प्रॉब्लम? अगर किसी को समझने में हुआ तो बोलो, अगर समझ में आया तो यस लिख दो। जब यस लिख दोगे तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर यस नहीं लिखोगे हमको प्रॉब्लम होता है, कि हम इतना बक भी रहे हैं, बच्चा समझ नहीं रहा, तो हमको तकलीफ होता है। हेलो सर, पेज 15 का एक्सप्लेनेशन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, हो गया। अब ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं है। 2-3 आदमी भी गवाह बन गया कि ठीक है भाई हमको बुझ गया, तब बुझ गया तो ठीक है। अब हम लोग सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर, तब उसको हम लोग एनालॉग और डिजिटल को समझेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 16 का चौथा नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 16 का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। वैसे बता, हमको सबसे बढ़िया पढ़ाने में मजा जो आता है, सबसे बढ़िया पढ़ाने में जो मुझे आता है वो मेरा पेपर, चौथा पेपर, सबसे ज्यादा हमको मजा आता है पढ़ाने। और तो आप पढ़ा देते ना सर चौथा पेपर, और सबसे ज्यादा आता है पढ़ाने में डीडीसी क्लासिफिकेशन। जो मोटा मोटा देखोगे 20 तारीख को जो बुक होगा डीडीसी वाला, और जब BLIS किया था तो देखा भी नहीं था, BLIS किया था तो उसको छुआ भी नहीं था, लेकिन आज सबसे ज्यादा मजा आता है डीडीसी में ही। उसके बाद ACR 2 में जो 8वां पेपर है, जो 8वां पेपर जो तुमको मिला है, जो 8वां पेपर वो मेरा ही लिखा हुआ है। BLIS का 8वां पेपर मेरा लिखा हुआ है और MLIS में कंप्यूटर का जो पेपर है, छठा पेपर,
वो मेरा लिखा हुआ है मास्टर डिग्री। नालंदा में जो 8वां पेपर हमारे को चल रहा है वो मेरा ही लिखा हुआ है, ACR2 का। मेहनत करने की जरूरत है, सब सीख जाओगे, मजा आ जाएगा, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ ना हुआ है ना तुमको कुछ होगा। पढ़ा दीजिए ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा हम लोग। फुल्ली डेडिकेटेड, फुल्ली डिटरमाइंड एंड फुल्ली डिवोटी। अगर पूरी तरीके से समर्पित होकर पढ़ोगे, निश्चित है कि बहुत मजा आएगा। तो अभी तो हम लोग मजा लें उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में मजा लेते हैं। मैं ऑफलाइन में अगर आते पढ़ने के लिए, मेरा एक डायलॉग चलता है जो तुम भी सुन लो, ऑनलाइन नहीं सुन लो। मैं कहता हूँ बच्चों को खुलेआम कि देखो बाबू, तुम घास काटो। घास समझते हो? घर में घोगा तो घास समझते हो? जो गाय गोरू खाता है, घास जिसको कहते हैं। यस सर। अपना बाद में भी ऑनलाइन हम पढ़ा है। नहीं, जुलाई में हो। घास काटो, कोई लेना देना नहीं है। घास काटो, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट घास कटवा इन बिहार हो जाओ। ये मेरा डायलॉग है। घास काटो, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट घास कटवा बिहार हो जाओ। पता चला कि लड़का घास काटता है, लड़की वाला भटक जाएगा। तो घास कटवा से हम बिहार करेंगे। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि गांधी मैदान का ठेका, इको पार्क का ठेका, गवर्नर हाउस का ठेका, सब जगह का ठेका इसी को मिलता है, करोड़पति है, करोड़पति नहीं है। ये स्पेशलाइज्ड है, दौड़े लगेगा सब। स्पेशलाइजेशन का जमाना है, बस समझ लो। तुम बाल काटो, चूल काटो, चूल कोई लेना देना नहीं है। हबीब हो जाओ, हबीब। तुम गाल रगड़ो, गाल, शहनाज हो जाओ। गाल रगड़ो लेकिन शहनाज हो जाओ। कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी करो, स्पेशलाइज्ड विशेषज्ञ मानना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हो रही है। जब तक तुम्हारे अंदर विशेषज्ञता नहीं आएगा, और विशेषज्ञता एक दिन में नहीं आएगा, ये तब आएगा जब तुम विषय से प्रेम करोगे। आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है, और आज वाला प्रेम नहीं, वो वाला प्रेम नहीं। विषय से प्रेम करोगे, लाइब्रेरी साइंस से प्रेम करोगे, समय दोगे, समर्पित होगे, तुम भी विशेषज्ञ हो जाओगे। तुमको भी समझ में आने लगेगा, और जो तुम्हारे लोग होंगे वो कहेंगे कि देखो, अरे आलो, अरे इसमें, हाँ, अरे ये तो बहुत स्पेशलिस्ट है। ये देखो चंद्र प्रकाश को देखो, ये सूर्य पाठक को देखो, ये सूर्य प्रकाश को देखो, ये फलानी जगह पर है, ये तो बड़ा स्पेशलिस्ट है। मिशन ऑफिसर हो गया, 1 साल का कोर्स करके गया था साइंस का, लेकिन उसको क्या था कि कितना इसने मेहनत किया, कितना इसने तैयारी किया, और कैसे वो इसका IIT और IIM में प्लेसमेंट हुआ। इसी नालंदा खुला विश्वविद्यालय से एक जगह पर पहुंच गया, 1 साल का कोर्स करके। और नहीं तो एमएलएस करके भटकते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट लाइब्रेरी और सोसाइटी में मतलब होता है, उसका क्या प्रभाव है। इन्वेस्टिगेशन हुआ है। एक लाइन में समझना है कि आईटी का प्रभाव समाज पर क्या है, और आईटी का प्रभाव पुस्तकालय में क्या है। 4 है, इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। तो सबसे पहले तो आईटी हम समझ ही गए हैं, अब इसका प्रभाव समझना है इसका। तो सबसे पहले हम लोग जब लिखेंगे एग्जाम में आईटी क्या है वो लिख देंगे, इसमें भी लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन आवर सोसाइटी। अब इम्पैक्ट ऑफ आईटी इन आवर सोसाइटी जो लिखेंगे तो पता क्या चलेगा कि आईटी का प्रभाव सोसाइटी में कैसे है। तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया था, हमारा सोसाइटी जो है
70% हमारी आबादी जो है कृषक समाज है, कृषक समाज है, यानी फार्मर लोग हैं, खेतिहर लोग हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है। तो 70% लोगों को अगर हम सही सूचना पहुंचा देंगे, राइट टाइम पर राइट इंफॉर्मेशन अगर हम उस एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी के पास पहुंचा देंगे, तो वो जो हमारा समाज है वो उन्नत समाज हो जाए, आर्थिक रूप से मजबूत जाएगा, वो विकसित समाज हो जाएगा अगर हम उसे सही समय पर सही सूचना उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। जो हमारा बहुत बड़ा सोसाइटी है, जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, जो 70% की आबादी हमारे गांव में बस रही है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल पर हम समझ लो कि कैसे आईटी का प्रभाव सोसाइटी पर हो रहा है। कभी जाने का अगर मौका पे से किसी को होगा, हम तो गए हैं लेकिन अंदर तक नहीं गए हैं, हम पंजाब गए हैं, लेकिन पंजाब में, हरियाणा में जाओगे, हरियाणा में जाओ, खास तौर से पंजाब में जाओगे, वहां देखोगे एकदम जो खेतिहर लोग हैं, हर 3 मकान के बाद चौथा मकान जब देखो तो स्कॉर्पियो लगा हुआ है, इनोवा लगा हुआ है और ना जाने कौन बड़ी बड़ी गाड़ी लगी है, ऐसे लगा हुआ है। उन लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान है, उन्हें पता है कि कौन से समय में हमें कौन से चीज का इस्तेमाल करना है। उन्हें पता है कि मशीन के थ्रू हम कैसे खेती को, एग्रीकल्चर को हम उन्नत कर सकते हैं। उन्हें तरह तरह के टेक्नोलॉजी की जानकारी है, और जब उन्हें इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की जानकारी है तो वो समाज उन्नत समाज हो चुका है, आर्थिक रूप से संपन्न समाज हो चुका है। और जब जाओगे तो हर तीसरे मकान में, मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी नजर आएगी, हर तीसरे मकान का एक बच्चा कनाडा और अमेरिका में नजर आएगा। तो कहा कि जब हमारा आर्थिक समस्या दूर होगा तो सामाजिक समस्या दूर होगा, और हमारा समाज डेवलप करेगा और हमारा उन्नत समाज होगा, शिक्षित समाज होगा। जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम अपने बाल बच्चे को बाहर भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो पता क्या चल रहा है कि आईटी का यूज अगर एग्रीकल्चर सोसाइटी में किया जाए तो हमारा जो बहुत बड़ा एरिया है, जो 70% एरिया जो हमारा है, 70% लोग जो वहाँ हैं गाँव में, उसको सिर्फ से बढ़िया से जोड़ राइट इंफॉर्मेशन अगर उसे प्रोवाइड करना शुरू कर दें, उसे बताना शुरू कर दें कि आप मशीन के थ्रू कैसे जल के जमाव को हटा सकते हैं, मशीन के थ्रू आप कैसे जो है आप अपने घासों की कटाई कर सकते हैं, मशीन के थ्रू आप कैसे पटाई कर सकते हैं, मशीन से कैसे आप जो है अपने जो उपज है उसको आप साफ कर सकते हैं, उसके गंदगियों को, उसके अंदर जो छिलके होते हैं वो सब जो वो सीड वगैरह को अलग कर सकते हैं, सारी टेक्नोलॉजी उसको पता हो जाए, उसको सारे का इंफॉर्मेशन हो, तो निश्चित तौर पर जो हमारा बहुत बड़ा भाग है वो जाए। ये तो हम देख रहे हैं। इधर अगर हम सोसाइटी में एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं तो कहा कि आईटी का जो प्रभाव हमारे एजुकेशन पे बड़ा, एजुकेशन इज आल्सो सोसाइटी का ही हिस्सा एजुकेशन भी है। तो आज आप और हम क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ आईटी ही है कि आप कहीं और हैं और मैं कहीं और हूँ। आप अपने घर पर आराम से बैठे हुए हो, कान में ठेपी लगा के बैठे हुए हो, और हम संस्था में आकर के बोल रहे हैं और आप सुन रहे हो। अच्छा देख रहे हो आप क्या है कि एजुकेशन आपके घर तक गया, जटिल तो है, कठिन प्रक्रिया है, तो आपके द्वार तक शिक्षा पहुंच गई। इसके थ्रू पहुंची, आईटी के थ्रू पहुंची। आप देख रहे हो कि ई कंटेंट आपको उपलब्ध है, आप देखते हो कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको साथ करना रहता है तो आप YouTube के जरिए कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि आप बहुत सारा चीज फेसबुक पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो बहुत सारे चीज का ई कंटेंट है, आप देखते हो कि गूगल पे आप सर्च कर लेते हो, आप देखते हो बहुत सारे ऐसे ऐप बने हुए हैं जिस पर शिक्षा दी जा रही है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये दिख रहा है, ये आईटी का इम्पैक्ट दिख रहा है हमारे एजुकेशन पर। आज सोसाइटी पर जो आपको लिखना है कि आपको इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी पर, तो सोसाइटी में तो एजुकेशन भी आता है। आप लिखोगे कि आज जो कोविड काल आया था
और कोविड काल में हर एक लोग अपने घर में चिपक गए, और जब हर एक लोग अपने घर पे हो गए थे तो सारा का सारा जो काम चल रहा था सोसाइटी में, चाहे हम बैंक से पैसा निकालना हो मुझे, चाहे हमें बिजली का बिल जमा करना हो, चाहे बच्चे का फीस जमा करना हो, या बच्चे को पढ़ना हो, या को पढ़ाना हो, तो हम किसके थ्रू कर रहे थे? सारा चीज आईटी के थ्रू कर रहे थे। तो हमारा समाज जो है वो पेपरलेस समाज की तरफ जा रहा है, पेपरलेस समाज की तरफ जा रहा है। ये आईटी का प्रभाव हमने देखा कहाँ? तो पेपर, ये एजुकेशन पर भी देख लिया कि आज किसी चीज का सीडी उपलब्ध है, आज किसी चीज का फ्लॉपी उपलब्ध है, आज किसी चीज को आप गूगल पे देख लेते हो। हेलो, कितना पैसा ना टाइम में ना मनी का रहेगा, नहीं पढ़ा रहे, ऑनलाइन है। पढ़ाने से पहले क्या होगा सब कुछ? हाँ, तभी देख रहे कि जॉब चल रहा है उसमें क्या एगो रेड है। तो मैं बोला बाद में सब पूछ पाछ करोगे, भाई गिरिडीह कहाँ से, कौन गिरिडीह में फोन किया, ये सब बाद में करना यार। अभी से काहे तिक्रम जोड़े लगते? ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, अभी इतने से बाद में कुछ ही करो, फोन करो, जितना देर फोन करो, कौन देखने के लिए आ रहा है? पढ़ने का मन करे पढ़ो, ना पढ़ने का मन करे मत पढ़ो, खाली फोन करो, चाटम चोटी करो। लेकिन अभी से करे लगोगे तो गड़बड़ न है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हो तो उसी में पटर इधर उधर, अरे यार काम करो। समय निकल जाएगा तो फिर कहोगे कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, हमने खो दिया तुझे पाने के बाद। समय निकल जाएगा तो कहोगे कि तेरी याद आई तेरे के बाद, और हमने खो दिया तुझे पाने के बाद। समय तुम्हारा निकल जाएगा, मुंह ताकते रह जाओ। नहीं, जैसे 30, 35 साल, 40 साल समय निकल गया, तो और 5 साल 10 साल में कितना टाइम लगे? फिर मुंह बाके रह जाओ। और भी कुछ दिन सीरियस हो जाओ, कुछ दिन सीरियस हो जाओगे, 6 महीना 1 साल सीरियस हो करके समर्पित हो जाओगे। 6 महीना 1 साल लाइब्रेरी साइंस को दे दो, 6 महीना 1 साल देखो, लाइब्रेरी साइंस तुमको वो चीज दे देगा कि तुम सपना में भी नहीं सोचो। इतना बढ़िया कोर्स है ये, तुम सोच नहीं सकते हो, वो चीज दे देगा। लेकिन तुम सोचते हो कि तो ऑनलाइन हो तो उसमें भी चैटिंग कर रहे हो कि कहाँ से हो, सब काम 2 घंटा 5 घंटा बात करते रहो, फोन पे खेला जा रहा है। आज ही 14 फरवरी में सब घूम रहा होगा, नाच रहा होगा सब, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो जो नाच रहा को कोई रोके गया है? बेहुदवा सबके। अभी तो तुम घर पे बैठ पढ़ रहे हो, शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, तो भला काम कर रहे हो, तुम होगा तुम्हारे साथ भला, तुमको नौकरी होगा। जब तुमको नौकरी होगा तो समाज भी उससे लाभ उठाएगा, तुम्हारे घर वाला लाभ उठाएगा, तुम्हारे साथ जो जुड़ेगा वो लाभ उठाएगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो कि अभी ये जो है में ही अपना चैटिंग मैटिंग कर रहे हो। अरे सुधरो यार, सुधरो। यही आपके लिए हम बोल देते हैं तो तुमको तकलीफ लगता है। तो कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज है वो मैं बता रहा था एजुकेशन में, तो हम लोग और भी लिख सकते हैं कि आजकल जो है आपके हो रहा है यूट्यूब के जरिए, आजकल क्या हो रहा है कि डिजिटल माध्यम से, डिजिटल विकास से ये जो है आजकल जो है पढ़ाई किया जा रहा है। जितना लिखना है लिख सकते हो इसमें। उसके बाद फिर जो है ग्रेजुएशन को आएंगे तो फिर हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर लिख सकते हैं कि आज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कार्य हो रहा है आईटी के आने के बाद जो है वो भी आसान हो गया है। जैसे यूजीसी का जो सेंटर है इनफिलिमिनेट, जिसको इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क कहते हैं, इनफिलिमिनेट ने बहुत सारे ऐसे जो प्रोग्राम लाया है, जैसे शोध चक्र लाया, शोध गंगा लाया, शोध गंगोत्री लाया, बहुत सारा उसका प्रोग्राम है। इसका तो इनफिलिमिनेट का के लिए, तो रिसर्चर के लिए जो शोध कार्य में लगे हुए हैं उन लोगों के लिए, ताकि जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए उन्हें भटकना ना पड़े, जैसे लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी विजिट नहीं करना पड़े, बल्कि घर बैठे हुए वो शोध चक्र के जरिए, शोध गंगा के जरिए, शोध सिंधु के जरिए और जो है इस तरह से अब इंफॉर्मेशन ले सकें और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है के जरिए अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने में सफलता हासिल है। फिर सोसाइटी में जो मैंने पहले बताया था इंफॉर्मेशन वाला,
उसी को आईटी के साथ जोड़ दोगे। इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया था कि डॉक्टर्स का, इंजीनियर का, मैनेजर का, उसके बाद पायलट का, जितना भी है लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ है इम्पैक्ट ऑफ आईटी ऑन लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में आईटी का क्या प्रभाव है, तो लाइब्रेरी में आईटी का क्या प्रभाव है, अब इसको आईटी पर तो तुम मुझे है बताएगा, तो तुम और से अगर सुनोगे तो थोड़ा परीक्षा में लिखा जाएगा और ये सारी बात हमें याद आएगी कहाँ पर, जब हॉल में तुम बैठोगे और द्वितीय तल्ला पर, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के द्वितीय तल्ला पर जब तुम्हारे हाथ में पेन होगा और पेंसिल होगा, एडमिट कार्ड होगा, पुर्जा पुर्जी लेके मत आना, लड़कन सब एक्सपेल्ड हो जाता है, फेल हो जाता है और एक्सपेल्ड कर दिया जाता है, इसलिए पुर्जा पुर्जी से बचोगे। अपना मोबाइल को रख के आओगे घर पर, मोबाइल इधर उधर नहीं हो, एडमिट कार्ड लेकर के आना है, पेन और पेंसिल लेकर के आना है, उसके अलावा कुछ नहीं, और दिमाग में वो सब इंफॉर्मेशन लेके आना है जो लिखना है। तो जैसे ही लिखने के लिए बैठोगे मेरी हर एक बात तुझे याद आएगी, हर एक बात जो है तुम्हारे दिमाग में जो अभी एंट्री कर रहा है वो सब वहां पर आराम आराम से आप लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आईटी का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज लाइब्रेरी में क्या है, ये अगला इसी में पार्ट है, इम्पैक्ट ऑफ आईटी लाइब्रेरी पे इसका क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, लिखेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाइब्रेरी में पहले सूचना को संग्रह किया जाता था, स्टोर किया जाता था और इसका उपयोग नहीं होता था। लेकिन जब बौद्ध कालीन युग शुरू हुआ, ये सब तुम्हारे पहले पेपर में लिखा हुआ है, जब बौद्ध कालीन युग शुरू हुआ तो बौद्ध कालीन युग में जब पहले स्कूल एजुकेशन शुरू किया गया, लाइब्रेरी फॉर ऑल किया गया, लाइब्रेरी का इस्तेमाल सब किया जाता है, सबको कर सकता है। और जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को पढ़ोगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में जब जानोगे तो पता चलेगा कि उस वक्त जो खुदाई हुई थी तो पता ये चला कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दौर में भी खटाले का उपयोग किया जाता था सूचनाओं को रखने के लिए, के लिए, इससे ज्यादा उसका उपयोग नहीं होता था। लेकिन बौद्ध कालीन युग में की जो है का यूज होने लगा लाइब्रेरी का शिक्षा के लिए। शिक्षा लोग यानी कि ईयर समाप्त हो गया, लाइब्रेरी फॉर ऑल हो गया, लाइब्रेरी सबके लिए हो गया, लाइब्रेरी सबके लिए हो गया, बिना किसी लिंग के, बिना किसी धर्म के, बिना इसी कोई आ सकता है, लाइब्रेरी सबके लिए, द्वार खुल गया। ये बौद्ध का युग में, ये तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, जो पहला जो पढ़ो तब क्लियर तुमको ये भी समझ में आएगा, ये मैं अपने घर से नहीं बोल रहा। उसके बाद ये जब पता चलेगा कि लाइब्रेरी का फिर रूप बदला, रंगनाथन का विद्रोह हुआ और फिर रंगनाथन का जब जो दौर शुरू हुआ है तो रंगनाथन के जब दौर शुरू हुआ है तो फिर यहाँ पर देखोगे कि रंगनाथन के दौर में फिर आपको 5 लॉज आ गया। 5 उसमें आपको पता है कि बुक्स यूज हुआ, एवरी रीडर हिज हर बुक हुआ, हुआ, सेव द टाइम ऑफ रीडर हुआ, लाइब्रेरी से ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म हुआ, 5 लॉ। तो ये 5 लॉ को सबने लाइब्रेरी को पूरी तरह से विकसित किया गया और इस लाइब्रेरी जो है फिर इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में इस्तेमाल होने लगा। और फिर आज के जमाने में हम लोग हैं यानी 2023 में, अब सिर्फ लाइब्रेरी ऐसी ही है, अब डिजिटल लाइब्रेरी हो गया है, वर्चुअल लाइब्रेरी हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी हो गया है। तो जब हमारी डिजिटल हो गई, जब हमारी लाइब्रेरी कंप्यूटराइज हो गया, जब हम ऑटोमेटेड में चले गए तो उसके बाद क्या है कि हमारी सर्विस भी बदल गई, बिल्कुल हमारा सर्विस चेंज हो गया। अब पहले जो हम लोग इश्यू रिटर्न करते थे और लंबी लंबी लाइन लगा करता था, लंबी लंबी लाइन लगा करके रजिस्टर सिस्टम से इश्यू रिटर्न किया जाता था, लेकिन अब स्कैनर स्कैन करके, बार कोड से स्कैन करके क्विकली तुरंत कर दिया जाता गया। तो ये देखा जा रहा है आईटी का प्रभाव, आईटी के आने से वर्क आसान हो गया और ये हम किसी काम को कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि जब रेफरेंस दिया जाता था तो अभी जब आपने पढ़ा 5वां पेपर, रेफरेंस सर्विस का मतलब क्या होता है ने बताया होगा या नहीं बताया तो हम बता रहे हैं
कि उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त सामग्री व्यक्तिगत सहायता के द्वारा जो प्रदान किया जाता है उसे संदर्भ सेवा कहते हैं। इंग्लिश में वो कहते हैं कि कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड द राइट रीडिंग मटेरियल इन पर्सनल वे इज कॉल्ड। और ठेठ भाषा में, हमारे भाषा में क्या कहते हैं, ये तो रंगनाथन जी बोले थे, हमारे भाषा में ये है कि परलेख को, डॉक्यूमेंट को जो यूजर के हम जोड़ देते हैं, परलेख को या डॉक्यूमेंट को। अब सवाल ये है कि परलेख किसे कहते हैं, ये भी आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना कोई बतावेगा, ना बताया होगा ना कोई बतावेगा। मैं बता रहा हूँ, हम आपको बता दे रहे हैं कि परलेख, जिसको हिंदी में डॉक्यूमेंट कहते हैं, परलेख कहते क्यों है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि परलेख 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 डॉक्यूमेंट करते हो, ये है क्या, तो तुम पढ़ते हो। लेकिन अगर जानते रहोगे तो पटाख से बना दो, यही तो परलेख है। तो समझ लो कि परलेख किसको कहते हैं। कहा कि जो कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो, जो कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो। अब यहाँ अन्य वस्तु का मतलब क्या है, जैसे सीडी है, डीवीडी है, ये सब अन्य वस्तु। जो कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो, जगह से दूसरे जगह आसानी से लाया और ले जाया जा सके। जो कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो, जिसे एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लाया और ले जाया जा सके, और जिसे आने वाली पीढ़ी के लिए रिजर्व और कंजर्व करके रखा जा सके, उसको ही हम परलेख कहते हैं। पुनः मैं बोल रहा हूँ, ये सब नहीं मिलेगा, कहीं कोई नहीं बताएगा तुमको। हाँ, कि जो कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो, जो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लाया और ले जाया जा सके, जो आने वाली पीढ़ी के लिए रिजर्व और कंजर्व करके रखा जा सके, उसे ही हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। जब आगे पढ़ाई करोगे, जब कंपटीशन के दौर में कूदोगे, तो पता चलेगा कि फेसेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। फिर जानोगे कि डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस किसे कहते हैं, एक्टिव डॉक्यूमेंटेशन किसको कहते हैं, पैसिव डॉक्यूमेंटेशन किसे कहते हैं। लेकिन इसके लिए तो जम के पढ़ना पड़ेगा। अभी तुमको कम से कम 2, 3, 4 साल का क्वेश्चन लेकर के 8, 10, 12, 15 क्वेश्चन निकाल लो। और जैसे ही हमने क्वेश्चन को क्या किया, मैं आते के साथ चैप्टर को कट करके क्वेश्चन को सामने रख के डील कर रहा हूँ, वैसे ही क्वेश्चन को सामने रख के तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर ऐसा बात करें कैसे बता दीजिए, बखेला था उसको कुछ नहीं करना, थैंक यू सर। हेलो सर, क्या कह रहा था, क्वेश्चन था कि कागज या अन्य वस्तु का बना हुआ हो, जो एक से दूसरे जगह आसानी से लाया ले जाया जा सके, इसे प्रिजर्व और कंजर्व करके रखा जा सके, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए प्रिजर्व और कंजर्व कर सके, उसे परलेख कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। ताकि डॉक्यूमेंट को और यूजर को, पाठक को जो जोड़ दिया जाता है कर्मचारी के द्वारा, कर्मचारी के सहायता से पाठ्य सामग्री और पाठक के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है, उसे ही संदर्भ सेवा कहा जाता है। अब संदर्भ सेवा बच्चा जानवे में करेगा, शॉर्ट रेंज का होता है, लॉन्ग रेंज में पहले तो उसको बताना पड़ेगा कि रेफरेंस क्या है, रेफरेंस सर्विस क्या है, रेफरेंस सर्विस फिर जानेगा कि शॉर्ट रेंज क्या है, लॉन्ग रेंज क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री किसे कहते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री किसे कहते हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री के कितने हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री में भी गैगोन ने क्या कहा है, हेंसन ने क्या कहा है, रंगनाथन ने क्या, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। तो ये सारी चीज कहानी को तुम कब जानोगे, जब पढ़ोगे। लेकिन हम तो अभी जो तुमको जानकारी दे रहे हैं वो आईटी का दे रहे हैं कि आईटी जब है टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आईटी में पहले रेफरेंस सर्विस जो था ट्रेडिशनल मोड का लाइब्रेरी, तो उसमें क्या था कि लोग आते थे, बात करते थे और कहते थे। अब जैसे आलोक साहू के पास, आलोक सानू के पास हम गए और हमने कहा कि आलोक जरा सा हमको रविंद्रनाथ टैगोर पे मटेरियल दो ना। तब आलोक अगर होशियार है तो ये हमसे पूछेगा कि अच्छे बताइए सर कि किस संदर्भ में चाहिए, किस संदर्भ में चाहिए।
तो हम दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो हम दोनों के बीच में बात हो रही है, इसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस इंटरव्यू। इसको क्या कहा जाता है? रेफरेंस इंटरव्यू। और ये अगर अकलमंद होगा तो लिख ले, क्या करेगा? लिख लेगा। इस चीज को लिख लेगा जो हमसे पूछा इसने कि इस संदर्भ में चाहिए, और ये जा करके पाठ सामग्री को निकाल करके मुझे दे देगा। तो ये जो पाठ सामग्री को निकाल करके मुझे दे दिया, तो ये रेफरेंस सर्विस हो गया। और ये जो प्रोसेस कर रहा है ये मैनुअली हो रहा है। क्या हो रहा है? मैनुअली। लेकिन आईटी के आने के बाद, अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, तो हमारी लाइब्रेरी कंप्यूटराइज हो गई, हमारी लाइब्रेरी ऑटोमेटेड हो गया, हमारी लाइब्रेरी डिजिटल हो गया, तो हमारी सर्विस तो चल रही। अब हम जो सर्विस हो रहा है वो डिजिटल रेफरेंस सर्विस हो रहा है। अब जो हो रहा है ईमेल रेफरेंस सर्विस हो रहा है। ईमेल रेफरेंस सर्विस क्या है कि हम यहाँ से फट अपना मान को रखा और ईमेल चला गया, और ईमेल चला गया, वहां ईमेल को देखा उसने और फिर चट से उसका जवाब दे दिया थ्रू ईमेल। ईमेल का जवाब ईमेल से आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ईमेल के जरिए अब रेफरेंस सर्विस किया जा रहा है। अब यहाँ जब आगे पढ़ोगे तो पता कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने कितना ईमेल सर्विस दिया है, आपको रेफरेंस के संदर्भ में कितना दिया है, ये सब आगे की चीज है। तो रेफरेंस सर्विस जो है, इससे फायदा क्या होता है आईटी के आने से? तो हमारा जो सर्विस है चेंज हो गया। मैनुअल हम रेफरेंस सर्विस दे रहे थे, अब हम मशीन के थ्रू दे रहे हैं, मेल के थ्रू दे रहे हैं। इससे लाभ क्या है? लाभ है बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो तुम और हम भी जानते हैं कि बहुत सारे यूजर हैं जो बेचारे शर्माने वाले हैं, हलकलाने वाले हैं, घबराने वाले हैं, बात को नहीं रख पाते हैं, हलकलाते हैं। अब हलकला रहा है, वहां जाएगा सूचना, अब आधे घंटे में सूसू करेगा सूचना करते करते। अब वहां पर अपनी बाकी को नहीं पावेगा, तो वहां उसका जो स्टाफ बैठा हुआ है वो क्या इंफॉर्मेशन देगा? तो कहा ऐसे लोगों के लिए ये आईडी बेस्ड रेफरेंस सर्विस वरदान हो गया है। अब वो तो जाने की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी में। अब फटाक से वहां पर क्या करेगा कि अपना मेल करेगा, मेल के थ्रू आपसे अपने क्वेश्चन को रखेगा, फटाक से आप आंसर दे दोगे। तो आप जो आंसर दे दोगे फटाफट काम हो जाएगा। क्या होगा? आप फट से आंसर दे दोगे, आप फट से आंसर दे दोगे, तो आपको पता क्या होगा कि उसका समय बच गया, उसके अंदर जो बीमारी है हलकलाने वाली वो खत्म हो गई। दूसरी चीज क्या फायदा हुआ? जब डिजिटल हमारी कंप्यूटराइज हो गई, डिजिटल लाइब्रेरी हो गई, आईटी बेस्ड लाइब्रेरी सर्विस जो हमारा हो गया, तो कल के डेट में हमारा क्या था कि 5 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाया करती थी। 5 बजे के बाद हम लोग झाल हो जाते रहे, कुछ कर सकते थे। लेकिन आईटी जब लाइब्रेरी के साथ जुड़ा, लाइब्रेरी सर्विस के साथ जुड़ा, तो 24/7 का फार्मूला लागू हो गया। 24/7 का फार्मूला के मतलब क्या हुआ? 24/7 का फार्मूला ये हुआ कि एनी वन, एनी टाइम, एनी वेयर, एनी इंफॉर्मेशन, एनी फॉर्मेट में ले रहा है। एनी वन, एनी टाइम में एनी इंफॉर्मेशन, एनी फॉर्मेट में ले रहा है। 24/7 का फार्मूला लागू, 24 घंटा 7 दिन। तुम्हारा मलिया क्या बोलता है? हमको लाया हमको याद कर बुलंदी आवाज है। अब हो गया एक्सपेरिमेंटल का अच्छा बोल दीजिए कि बोल दिया, अपना बोलेंगे। ठीक लगाने का जरूरत था, उधर लगा के अब बहुत मसाला बनता है, हमको चाहिए एकदम मतलब वो भी बोल या नो, ये समझ मारा बताएंगे, एकदम नहीं आ रहा है तब छोड़ के चल जाएंगे। यार बोलो सब किताब बच्चा से यस हेलो यस पढ़ाते नोट के साथ मिल गए थे कि जब आप पहले बोलते ना बगल में परीक्षा हो रहा होगा, हल्के बोलने के लिए अनुमति है, हल्के हल्के बोलना है, बस के नहीं। अब मेरी आवाज थोड़ा लौली है, थोड़ा तेज बोलते हैं, हल्का हल्का बोलना। चलो ठीक है भाई, हल्का ही सही, हल्का ही बोलेंगे। अब तो कितना देर नहीं है, 5-10 मिनट और रहिए,
तो कह रहे कि आईटी जो हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने में लाइब्रेरी की सर्विस कैसी बदली, तो बता दिया हमने कि मेल के थ्रू रेफरेंस सर्विस हो रहा है। 24/7 का फार्मूला, 24/7 का फार्मूला, यानी जो टाइम था, टाइम का जो रुकावट था, वो टाइम को रुकावट भी खत्म। 5 बजे भैया घड़ी में लाइब्रेरी बंद हो गई, ना ना ना, 1 बजे रात में भी अगर आपको जरूरत है, अगर की पाता हमारी शांत नहीं हुई है, ज्ञान की पिपासा शांत नहीं हुई है, हम 1 बजे रात में उठ के लाइब्रेरी की सेवा ले सकते हैं अपने घर पे बैठे हुए, अगर नेट मौजूद है तब। यानी 24/7 का फार्मूला 365 दिन, साल के 365 दिन, हफ्ता के 7 दिन और दिन के 24 घंटा हम कभी भी चाहें, किसे चाहें, कोई सूचना चाहें हम ले सकते। बेनिफिट है आईटी का लाइब्रेरी का। उसके बाद समझ लो इस बात को कि आईटी के आने के वजह कर कैटलॉग का जो प्रोसेस था, पहले कैटलॉग बनता था कार्ड पे, मैनुअली बनता था, अब मशीन पर आ गया, यही ओपन हो गया ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। यानी हमारे कैटलॉग किसे कहते हैं, चौथा पेपर में पढ़े होंगे, लिस्ट ऑफ बुक इन पार्टिकुलर लाइब्रेरी। किसी खास लाइब्रेरी की जो सूची होती है ये कैटलॉग कहा जाता है, लिस्ट ऑफ बुक इन पार्टिकुलर लाइब्रेरी। कैटलॉग का एग्जाम्पल ऐसे हम बताते हैं कि जिस लाइब्रेरी में कैटलॉग नहीं हो, जिस लाइब्रेरी में कैटलॉग नहीं हो, वहाँ सूचना खोजना वैसे डिफिकल्ट है जैसे कि काली रात है, अंधेरी रात, काली रात में काला पहाड़ पे काली चूटी को खोजना जितना कठिन है, काली रात में पहाड़ पे काला चूटी को खोजना जितना कठिन है, उतना ही कठिन है पाठ्य सामग्री को खोजना बिना कैटलॉग। इसीलिए कैटलॉग को दर्पण कहा गया है, पुस्तकालय का दर्पण कहा गया है। कोई भी बात जो है कहाँ है, कैटलॉग को पुस्तकालय का दर्पण कहा गया और कहा कि ये जो आईटी आया तो कैटलॉग भी बदला, अब मशीन रीडेबल कैटलॉग हो गया, क्योंकि हम मशीन पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी में क्या क्या है और हमारे लाइब्रेरी के बारे में अन्य लोग भी देख सकते हैं हमारी लाइब्रेरी में क्या है, अगर इसे वेबसाइट पर दे दिया जाए। ओपेक के माध्यम से ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, यानी हमारे यहाँ हमारे लाइब्रेरी में आके या लाइब्रेरी के बाहर या विदेशों में अगर उसको वेबसाइट पर तो कोई भी सर्च करके देख सकता है कि हमारे लाइब्रेरी में क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। यानी एक लिस्ट ऑफ बुक जो हमारा है अब सब वेबसाइट पे चला गया, जब आईटी के साथ हमारा लाइब्रेरी की सर्विस या लाइब्रेरी जुड़ गया। पहले हम लोग करंट अवेयरनेस सर्विस देते थे जो मैनुअली होता था, के साथ कंप्यूटराइज वे में एसपीआई सर्विस दिया जाने लगा, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। पहले डॉक्यूमेंट सर्विस था डीडीएस, अब ईडीएस हो गया, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कन्वर्ट टू ईडीएस। अब हम लोग क्यों हुआ तो कहा कि अब लोगों को आने समय नहीं है, लाइब्रेरी भी कंप्यूटराइज हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से ईमेल इसको जो डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड किया जाता है उसे ईडीएस कहते हैं। पहले पेपर क्लिपिंग सर्विस दिया जाता था, कतरन काटा जाता था, अब ई क्लिपिंग सर्विस हो गया। क्यों ई क्लिपिंग सर्विस हो गया? उसकी वजह कि हम ई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ई न्यूज़पेपर में कट कॉपी पेस्ट करके उसे सेंड किया जाता है। अब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, तो आज की सेवा ही समाप्त करते हैं। दिन के 4 बज चुके हैं भारतीय समय के अनुसार और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये चैप्टर
समाप्त कर दिया मैंने। अगला चैप्टर फिर पढ़ाएंगे कल। तो आज की सेशन को समाप्त करते हैं। दिन के 4 बज चुके हैं और कल हम लोग जुड़ेंगे। आज आशा करेंगे कि आप जो पहला चैप्टर आया है वो चैप्टर को आप दोहरा लोगे। मुझे ये उम्मीद है जो आपने सुन लिया है वो लिख दीजिएगा। आपके अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, आपके किताबों में इतना बढ़िया से लिखा हुआ है और हिंदी कुछ अजीब अजीब सा है, लेकिन हमने कोशिश किया कि इसको आसान लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में और बोलचाल की लैंग्वेज में हंसते खेलते आप समझाते मैंने को, और उसको आप प्रैक्टिकली उतार जब आप उसको पढ़ लीजिएगा और अपने मटेरियल से जो पहला यूनिट है। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। गुड बाय। हेलो सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कोई फायदा नहीं है, क्यों